फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो मैं मॉडल्स, क्योंकि शुरू कर रही हूं मैं मॉडल शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है ना। सो इफ दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। द रीजन कि हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, भले मेन वर्ब यानी मेन हीरो उसे सपोर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या हो गया, पहले माइक सारा बंद करवाइए, अभी तो फिलहाल शुरू ही किया है, तुरंत ही क्वेश्चंस नहीं बता पाएंगे, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने तो फिर क्वेश्चंस पूछना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब चाहिए, लेकिन मेन वर्ब को कोई जरूरी तो नहीं कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसीलिए मैंने क्या कहा, मॉडल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट नीड्स अ मेन वर्ब। दिस मीन्स इट नीड्स अ मेन वर्ब। मैंने आपको दो ऐसे वर्ब्स दिए थे जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि इफ यू से यू शुड सक्सेस इन लाइफ, यू विल सक्सेस इन लाइफ, तो कहा यू विल सक्सेस गलत है, विल के बाद वर्ब चाहिए। सक्सेस का वर्ब फॉर्म क्या है, सक्सीड, सक्सीड चाहिए, यू विल सक्सीड, है ना। अगर इफ आई से यू मस्ट बी एग्री विथ मी, तो यू मस्ट बी एग्री, जैसे मैंने सीधा दिया था, फिर से मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि एक यू मस्ट बी एग्री विथ मी और एक और सेंटेंस दिया था आई एम एग्री विथ यू। ये मैंने दिया था आई एम एग्री विथ यू। मैंने कहा था एग्री वर्ब है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, फिर से एक और वर्ब लगाने का क्या मतलब बनता है। इसको कंपैरिजन कर दिया मैंने, किसको, किसके साथ कंपैरिजन किया था, आई एम रेडी। कहा जब आई एम रेडी है तो आई एम एग्री क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है कि रेडी इज नॉट अ वर्ब, इसलिए ठीक है हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एम लगा दिया, बी का फर्स्ट फॉर्म एम है, लगा दिया आई के साथ एम। लेकिन एग्री वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खुद है, उसके साथ फिर भी वन। यहीं पर एक रूल बन गया जो आपको मैंने बताया था कि रूल होता है क्या, कि दो V1 एक साथ नहीं आता, है ना, दो V1 एक साथ नहीं आता। उसी पे क्लास के बाद एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या दो V2 एक साथ आता है, तो दो V2 भी एक साथ नहीं आता। उसी में फिर उसने क्वेश्चन, खैर उसके पास क्वेश्चन वैसा नहीं था, मैंने उसे क्वेश्चन दे दिया एक, द डिश दैट आई ऑर्डर्ड टेस्टेड गुड, है ना। तो मैंने कहा दैट आई ऑर्डर्ड टेस्टेड, दो V2 तो आ गया एक साथ, है ना। अगर मैंने कहा दो V2 एक साथ नहीं आता, ये सेंटेंस आप दे सकते हैं मुझे, द डिश दैट आई ऑर्डर्ड टेस्टेड गुड, तो यहाँ तो ऑर्डर और टेस्टेड दो V2 तो एक साथ आ गया, इसका मतलब क्या रूल खराब हो गया, खत्म हो गया रूल, नहीं, ये दो सेंटेंसेस है। द डिश टेस्टेड गुड, कौन सा डिश, दैट आई ऑर्डर, सो दैट आई ऑर्डर दूसरा भाग है जो बीच में हमने लगा दिया। और देखो सेंटेंस कैसे बनना चाहिए था, द डिश कॉमा दैट आई ऑर्डर्ड कॉमा टेस्टेड गुड, समझ में आया। ये दैट आई ऑर्डर्ड अलग भाग था जो बीच में लगा दिया। दिस मीन्स अगेन रूल यही है कि दो V1 दो V2 एक साथ नहीं आता, जिसकी वजह से मैंने कहा आपको कि गलत है। आ जाओ, क्योंकि मॉडल्स पढ़ाना है मुझे तो मैंने मॉडल के साथ दे दिया। जब आपने बी लगा दिया फिर एग्री क्यों, और एग्री लगा रहे हो तो फिर बी क्यों, राइट। दिस मीन्स रिमेंबर वन थिंग, इट नीड्स अ मेन वर्ब कहा मैंने, और मैंने आपको और कंफ्यूज करने के लिए दो दो मेन वर्ब दे दिया और दो दो V1 दे दिया, इसलिए यहीं पर कहीं अलग से लिख लो छोटा सा रूल, क्योंकि वो टेंस में काम आएगा आपको। दो V1 एवं दो V2 एक साथ नहीं आते। We do not use two V1 and two V2 together. दो V1 एवं दो V2 एक साथ नहीं आते। We do not use two V1 and two V2 together.
क्लियर, समझ में आया? अब आ जाओ वापस जो मैंने कहा था कि मॉडल के बाद एक वर्ब आना चाहिए, और फिर मैंने आपको चारों एक्टिव वॉइस लिख के दिखाया, और जो 2 पैसिव वॉइस बनता है मॉडल्स का वो लिख के दिखाया। और मैंने क्या बताया कि देखो मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। दैट मीन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्या, कि मॉडल इज इमीडिएटली फॉलोड बाय V1। इसीलिए मैंने कहा मेन वर्ब नहीं कह रही हूं मैं, क्योंकि अगर मैं कहूं आई विल टीच तो ठीक है, टीच V1 में आ गया, लेकिन आई विल बी टीचिंग तो बी V1 में है, टीचिंग तो ING फॉर्म में है। तभी मैं कह रही हूँ कि मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मैं नहीं कह रही हूँ कुछ, लेकिन V1 आना चाहिए, दैट्स इट। इसे सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्या, कि मॉडल के तुरंत बाद V1 आना चाहिए। अ मॉडल मस्ट इमीडिएटली बी फॉलोड बाय V1। क्योंकि मैं मॉडल शुरू करने जा रही हूँ, इसीलिए लास्ट क्लास का ये थोड़ा सा पोर्शन जो था वो मैंने आपको इसलिए रिपीट कर दिया कि रिफ्रेश कर लो कि अब मॉडल्स में ये सब देखना है। सी आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास that models are what? Helping verb followed by a main verb. That needs to be followed by a main verb. Now, जो शुरू में हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मॉडल्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम will shall पढ़ते हैं, क्योंकि इसका टेंस में हमें जरूरत पड़ता है, लेकिन बाकी भी देख लो। हैंडराइटिंग सही कर रहे हो कि नहीं आप लोग? Tier 3 में सबसे पहला इंप्रेशन आपका हैंडराइटिंग से ही पड़ता है, इसलिए हैंडराइटिंग सही होना चाहिए, ठीक है। अभी से कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करोगे तब तक स्पीड बढ़ जाएगा। एंड रिमेंबर कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, किंडरगार्टन में सिखाया जाता है, राइट, लेकिन मुझे बताना पड़ता है। कुछ लोग क्यों सरकारें चिढ़ती है कोचिंग कल्चर से, है ना, कोचिंग कल्चर से तो सब चिढ़ता है, कुछ लोग चिढ़ते हैं इसीलिए कि कोचिंग वालों की कमाई होती है ना, तो वो तो खैर चिढ़ना नहीं, वो तो जलन करना हुआ, ईर्ष्या करना हुआ। लेकिन बाकी सरकारें भी चिढ़ती है कोचिंग कल्चर से, उनका कहना है कि नहीं कोचिंग नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है एजुकेशन ठीक कर दो तो कोचिंग अपने आप खत्म हो जाएगा, बिकॉज द स्टूडेंट्स व्हेन दे कम आई फाइंड दे इवन डोंट नो द बेसिक थिंग्स, जो कि अगर आप कोई अच्छे स्कूल का स्टूडेंट को बोलो ना तो वो नर्सरी लोअर केजी के बच्चे को भी पता होता है कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस आपको आना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आप कैपिटल लेटर जो लिख देते हो, ब्रोकन इंग्लिश लिखते हो, आपका जो सेंटेंस होता है फ्रैगमेंटेड होता है, ठीक है, उसमें हर लेटर एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। देखो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ठीक है नकल करना बुरी बात है, लेकिन भाषा जो सीखते हो ना नकल से ही सीखा जाता है। इसीलिए स्पोकन हो या रिटन हो, सब चीज़ में आप कोशिश करोगे नकल करने का तो वो हैंडराइटिंग बनता जाएगा। कोशिश करो, क्योंकि मैंने देखा है एक दो स्टूडेंट को वो मेरे हैंडराइटिंग की नकल करने के चक्कर में पता है हैंडराइटिंग बिल्कुल उतार दिए, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश करोगे तो हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगा ना। कम टू द फर्स्ट वन दैट इज विल एंड शैल। देखो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ, मॉडल्स में मैंने इनको अलग कर दिया, पार्शियल मॉडल अलग कर दिया। यू नो व्हाट इज पार्शियल, मीनिंग क्या होता है पार्शियल का?
पूरा नहीं, आंशिक कह सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या है जानते हो, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल का तो काम करता ही है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी काम करता है। इसका मतलब खाली मॉडल तो नहीं है, तभी तो पार्शियल कहा। जो यूज टू है ना वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, और जो ये नीड और डेयर है ये मॉडल का भी काम करता है एंड मेन वर्ब का भी काम करता है, इसीलिए ये पार्शियल में आ गया। बाकी मैंने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद आपको एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टू मॉडल्स, ये देख लो विल एंड शैल। ये सबसे पहला पॉइंट विल एंड शैल का क्या है कि अगर आप विल एंड शैल का इस्तेमाल करना चाहते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विल और शैल फ्यूचर में यूज होता है, ठीक है। इसीलिए कम या यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, मैं कहूंगी यूज्ड इन ओनली फ्यूचर टेंस, फिर से फ्यूचर टेंस में यूज होता है और किसी में नहीं, ठीक है। इन फ्यूचर टेंस ओनली का मतलब है कि सिर्फ फ्यूचर टेंस में यूज होगा और कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। चलो देख लो क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, लिखो 4-5 सेंटेंसेस लिखो। चलो ये 4 सेंटेंसेस लिखो, ये पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म हो जाएगा। See the first one, जानते हैं हम लोग की आदत क्या होती है? हम लोग की आदत होती है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, सबका यही आदत है। क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं कि उसने कहा तो ही सेड ही दैट, वो मुझसे मिलेगा। तो जैसे कहते हैं आप लोग गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादा सारे हिंदी मीडियम वाले जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए किसी कोचिंग में, है ना, अंग्रेजी बोलना सीखे मात्र 45 दिनों में, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि बस 45 दिन की तो गर्मी छुट्टी हुई है, उसके बाद तो एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलता हुआ निकलूंगा वहाँ से, नहीं। तो उसके बाद उनको सिखाया जाता है कि गागेगी में जो खत्म होता है उसमें विल शैल लगता है। आप ट्रांसलेट करके जब भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करोगे ना कभी नहीं बोल सकते, ये तो पहले लिख लो, क्योंकि आपका दिमाग ट्रांसलेट कर रहा होता है। आप हिंदी बोलते वक्त थोड़ी सोचते हो ट्रांसलेट करते हो या उसको फ्रेम करते हो सेंटेंस में,
ठीक है, इंग्लिश भी वैसी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। जैसे कहते हैं कि वो मुझसे मिलेगा, तुरंत आप ही विल मीट मी लगा देते हो। द रीजन इज ट्रांसलेट किया, बना दिया सेंटेंस। सेकेंड वैसे ही कि उसने उम्मीद किया था, तो शी होप्ड कि वो एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से पास कर जाएगी, तो शी विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है विद ग्रेट सक्सेस। यहाँ पे विद गुड मार्क्स हो गया है ना, विथ फ्लाइंग कलर्स इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, इसका मतलब होता है विद ग्रेट सक्सेस। ठीक है, विद ग्रेट सक्सेस, बहुत अच्छे सफलता के साथ, अच्छी सफलता के साथ। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में क्या रूल है ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ ना तो आगे भी पास्ट में चलेगा, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। ठीक है, शैल का पास्ट टेंस, अब ध्यान रखना मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे दूंगी जहां विल का शुड हो जाएगा और शैल का वुड हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि हमेशा विल का वुड और शैल करके, ध्यान रखना खाली कि विल शैल का वुड शुड होगा, बस ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, शी होप्ड, देखो पास्ट से शुरू हुआ, आगे भी पास्ट चलेगा, इसीलिए वुड होगा। ठीक है, दिस मीन्स यहां पे एक रूल है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। क्यों, खाली मैं विल और शैल का क्यों बताऊं, अगर हो सकता है तो मैं एक और सेंटेंस दे दूं आपको, ही सेड दैट he has reached Delhi। लो मैंने प्रेजेंट का दे दिया, पास्ट से शुरू हुआ तो आगे क्या करोगे, पास्ट, पास्ट का पास्ट टेंस क्या होगा, had होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर एक सेंटेंस देखो, she said that she cannot come with me। क्या करें, बोलो, यस, सेड के साथ cannot नहीं could not होगा। cannot एक साथ लिख देते हैं, could not अलग अलग ही होगा, ध्यान रखना। यानी ये सिर्फ विल शैल पे लागू थोड़ी होता है, विल शैल के हिसाब से मैंने बता दिया, लेकिन ये सब पर लागू होगा। और हमेशा यही ध्यान रखना, लिख लो रूल, पहले तो ये दोनों सेंटेंस लिख लो, 5 और 6 नंबर सेंटेंस। लिखो, अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ पास्ट वर्ब, अ वर्ब इन पास्ट, तो वो आगे भी पास्ट में चलेगा, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट। ठीक है, इफ अ वर्ब, देख लो, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ पास्ट वर्ब, है ना, वर्ब इन पास्ट टेंस, देखो पास्ट में वर्ब है, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट, यानी कि विल का वुड कर दो, कैन का कुड कर दो, मे का माइट कर दो, हास का हैड कर दो, इज एम आर होता तो उसको वॉज वर्ब कर देते। जैसे एक और सेंटेंस आया था, ही सेड दैट honesty is the best policy। कर दूं मैं इसका बॉस, देखो क्वेश्चन ही आया था, honesty was the best policy। अब ध्यान से सुनो, पास्ट से शुरू हुआ, आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन आपको ध्यान भी तो रखना पड़ेगा कि ऑनेस्टी
इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। क्यों? क्योंकि जो कहावतें बन गई है, जो कहावत यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जो बन चुका है, ठीक है ना, उसको हम चेंज नहीं करते। किस किस को चेंज नहीं करते? हाँ, खाली यूनिवर्सल ट्रूथ को। अभी रुको, आती हूँ, मैं बताती हूँ। खाली ये सुन लो, वही चीज़ अब मैं बताने जा रही हूँ कि शी टोल्ड मी दैट एज आई सो सो शैल आई रीप। शैल का शुड थोड़ी कर दे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कुछ स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि आई का यू का आई कैसे कर दिया, एज यू सो सो शैल यू रीप होता है ना। कहावत में सब्जेक्ट कैसे चेंज कर दिया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर दिया मैंने, क्योंकि शी टोल्ड मी कि मैं जैसा बोऊंगी वैसा काटूंगी, ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जो कहावत है एज आई सो शैल आई रीप का शैल का शुड मत कर दो, और यहाँ पर भी पास्ट टेंस मत बना देना। सो का पास्ट टेंस क्या है? SOW का बोने का ईडी लगाते हैं बस। ही लेटर रियलाइज्ड, पास्ट टेंस आ गया, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सही, ठीक है। क्यों? द रीजन इज, अगर हम इसके भी एक्सेप्शन से, क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन क्या था? एक फ्रेज। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं। और एक्सेप्शन से लिखो, पहले लिखो इन दोनों का एक्सप्लेनेशन। सीधा लिखो एक्सेप्शन, अपवाद। क्या है अपवाद? जो ईडियम एंड फ्रेजेस है। ये पहला वाला जो मैंने दिया है वो ईडियम एंड फ्रेज का दे दिया है। दूसरा जो दिया है मैंने वो यूनिवर्सल ट्रूथ का दिया। ठीक है, क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस, 7 नंबर सेंटेंस है ना अब। लिखो, बताओ। He said that he goes to park daily. चलेगा? बोलो, बिल्कुल चलेगा। क्यों? ये क्या है? रूटीन एक्शन कह सकते हो इसको, हम हैबिचुअल एक्शन भी तो कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं ही गोज टू जिम डेली, तो कहोगे उसकी हैबिट है। तो हैबिचुअल एक्शन और रूटीन एक्शन तो लगभग सेम हुआ, ठीक है। और एक और सेंटेंस में आओ, ये किस तरह का सेंटेंस है? देखो, लड़की के मुंह से निकल रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बताओ क्या बोलो? हाँ बोलो, सेंटेंस में एरर है नहीं? हाँ, पूरा सेंटेंस ही एरर है। क्या है? इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलोगे तो जिंदगी सुख से बीतेगा, ठीक है। अब बताओ क्या है? और जितनी जल्दी मान लोगे उतनी ज्यादा सुखी रहोगे। बोलो, मानना तो है ही बाद में, ठीक है। आज मानो या 10 साल बाद मानो। इसको कहते हैं जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? कि जो कहने वाला है ना, जो बोला, उसके अनुसार वो सब पर लागू होता है, ठीक है। उसके अनुसार वो सब पर लागू होता है, हालांकि दूसरा उसका ऑब्जेक्शन कर सकता है।
अब एक बार एक स्टूडेंट ने यही कहा कि मैम, अब इस नरेशन में जैसे आया था तो उसमें था कि विमेन आर का वर दे दिया था और एक में आर दिया था, उसे तो नरेशन का रूल अप्लाई किया कि इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है नरेशन में, बाद में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसने सीधा वर लगा दिया। जब हमको समझा रही हूँ कि नहीं ये जनरल फैक्ट है, तो जनरल फैक्ट कैसे है? ना हमने ये ईडियम में पढ़ा है, ना फ्रेज में पढ़ा है, ना यूनिवर्सल ट्रूथ में पढ़ा, क्योंकि वो सब देखो ईडियम फ्रेजेस वगैरह रट्टा मारते मारते कभी ना कभी देख लेते हो आप लोग कि हाँ ये ईडियम या फ्रेज है। इस तरह के सेंटेंस को तो आप फिर किसी में मानोगे ही नहीं कि किसी में नहीं आता, ठीक है। तब मैंने उसको समझाया कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो। लेकिन बात क्या है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं ना, उसके अनुसार सब पर लागू होता है, जिसको कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन, यानी सब पर उसने लागू कर दिया, ठीक है। जो फेमिनिस्ट होती है ना, फेमिनिस्ट जानते हो ना, फेमिनिस्ट क्या होती है? हाँ, जो महिला, जो नारीवादी होते हैं ना, जो नारियों के पक्ष में बात करते हैं, वो दो तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या बोलती, जो बोल दो बोलती हैं, जनरली नारीवादी तो लड़कियां ही हो सकती हैं। वो दो तरह के सेंटेंस बोलती है, कहती है ऑल मेन आर बास्टर्ड्स, नहीं, और दूसरा कहती है वी वीमेन आर इक्वल टू मेन। मैंने कहा सिलोगिज्म कर लो फिर तो। नहीं, फिर तो सिलोगिज्म कर लो। एक बार मैंने दिया था नरेशन में क्वेश्चन, मैन विल बी मैन, आता है ना टीजमेंट, देखते हो ना? हाँ, वो बहुत अच्छा टीजमेंट रहता है, इसमें कोई भी देखो बहुत नामी कैरेक्टर भी नहीं लिया हुआ है, पैसे भी खर्च नहीं होते हैं और रियली में देखने लायक होते हैं। अब मैन विल बी मैन मैंने दे दिया था नरेशन में, उसका क्या करोगे? मैन वुड बी मैन कर दोगे क्या? अब मैन विल बी मैन अभी भी जैसा है वैसे ही रहेगा, खाली लंबाई में बढ़ जाता है, बाकी तो कुछ बाकी दिमाग तो वही रहता है, दे आर ग्रोन अप चिल्ड्रन। चलो, कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा लिया आप लोग का। नाउ सी, इस टाइप के सेंटेंसेस जो है मेन विल बी मेन, है ना? आप कहोगे ये कोई इडियम एंड फ्रेज में तो नहीं आता, यूनिवर्सल ट्रूथ में भी नहीं आता, तो फिर क्या है? जो कहने वाला है ना, उसने सब पर लागू कर दिया। क्वेश्चन था, एक सेंटेंस था, civilization is to the east what modernization is to the west। समझ रहे हैं? क्यों हम मॉडर्न नहीं है क्या? हम खाली संस्कृति और सभ्यता में फंसा कर रखोगे? लेकिन क्या है, सेंटेंस जनरलाइज्ड है, इसलिए इस तरह के जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो सब पर यूनिवर्सली लागू कर देते हैं, और इसीलिए आप लोग नरेशन में खासकर इसी में फंसते। इसे ध्यान रखना कि जो बोलने वाला है उसने क्या कह दिया, उसने बहुत ही गलत स्टेटमेंट मैन के बारे में दे दिया, लेकिन क्या बोलोगे? उसके अनुसार तो वही है। अब खुद सोचो, अगर मैं इस मैन आर सो एंड सो के बदले में वर कर दूं तो कहोगे अच्छा अभी नहीं है, पहले थे। गॉट इट? इसीलिए वो चीज नहीं लागू कर सकते। ध्यान रखो कि इस तरह के जनरल स्टेटमेंट में सब पर लागू होता है। सो मैंने क्या कहा, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो जाए, आगे ईडियम्स हो, फ्रेज हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, रूटीन एक्शन हो, या फिर ऐसा कोई जनरल फैक्ट हो, तो उसमें चेंज मत कर देना, क्योंकि वो था, है और वैसे ही रहेगा। वो हमेशा, जिसको कह सकते हो आप, यूनिवर्सली वैसा ही रहेगा, उसके अनुसार, कहने वाले के अनुसार, है ना? और कुछ तो जनरली वैसा ही रहेगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसको रोज इन द ईस्ट थोड़ी कर दोगे। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, आई टोल्ड यू जनरल फैक्ट किसी को प्रॉब्लम देता है ना, ठीक है? जनरल फैक्ट प्रॉब्लम क्यों देता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सा सेंटेंस बोलने वाला किस मेंटालिटी से सब पर लागू कर दे। जो मैंने फेमिनिस्ट के बारे में कहा, उसने क्या बोल दिया? दैट मीन्स वॉट, उसका माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कि उसके अनुसार वो सारा उसी पर लागू होता है, ठीक है? इसलिए कहा विमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन। इसको चेंज मत कर देना, क्योंकि जो कह रहा है या जो कह रही है उसने सब पर लागू किया उस सेंटेंस को, ठीक है? अब मैं कह रही हूँ इसको, अगर आप, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको चेंज कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू रूल, कि शी सेड दैट वीमेन आर, जगह पे वर कर दे, वीमेन वर
मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन, तो फिर आप अड़ जाओगे कि क्यों अभी नहीं है। गॉट इट? दोनों केस में पंगा है ना, आन लगा रहे हैं तो पंगा है, वर्ड लगा रहे हैं तो कहोगे क्यों अब। अगर मैं कहूँगी मैन वुड बी मैन तो कहोगे पास्ट टेंस की बात कर दिया, क्या है ये, मतलब विल का वुड कर दूं तो पॉसिबिलिटी भी होता है, वुड पास्ट भी होता है और पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस थोड़ी हो जाएगा, या तो उसका मीनिंग बिखर जाएगा या चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी टाइप के सेंटेंस में होता है। नरेशन में आऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। इस टाइप के सेंटेंस में ही स्टूडेंट्स रूल लागू कर देते हैं, पास कर देते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट विल एंड शैल। आज सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल में जो विल एंड शैल, एक चीज मानिए, पढ़ा रही हूं मैं विल एंड शैल, लेकिन बताया कि विल एंड शैल जहां यूज नहीं होता है सेंटेंस वहां से आते हैं, क्योंकि विल यूज नहीं हुआ वुड यूज हुआ है ना, शैल नहीं शुड यूज हो रहा है, वहां पे आ रहे सेंटेंस। दूसरा भी रूल वही है। क्या? नहीं चेंज होगा। अब ये मैन तो यही बोलेंगे कि मैन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन वीमेन। देखो दिमाग उल्टा चला रहा है, मेरे मुंह से वो बात निकालना चाह रहा है, ठीक है। वो तो एकदम बिल्कुल ही गलत है, पूरा एरर वाला सेंटेंस है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ही गलत है, द रीजन इज सेंटेंस ही एरर गलत। आ जाओ। क्या अभी भी 8 नंबर फोटोकॉपी हो सकता है क्या? पूछना 8 नंबर। जरा ये तीनों सेंटेंस में आओ। अगेन मैंने कहा ना कि विल शैल से क्वेश्चन वहां से आते हैं जहां पर विल शैल नहीं आना चाहिए। हमारी आदत को ट्रांसलेट करने की, अगर मैं आऊंगी तो आई विल कम, तो के लिए हम देन भी लगाते हैं, है ना। मैं आपसे मिलूंगी, आई विल मीट यू, है ना। कई लोग तो मीट विथ यू भी कह देते हैं, मीट विथ यू, मीट विथ हर नहीं चलेगा, ठीक है ना। मिलना इज मीट हर। और जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तब कहते हैं ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना। तो इसीलिए ट्रांसलेट आज इट इज अगर करोगे ना, सबसे पहले कंजंक्शन में इफ का जोड़ा देन नहीं है, इसलिए मैंने पहले से ही कॉमा लगा दिया, क्योंकि कंजंक्शन तो भी पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन आओ, मैंने कहा अगर मैं आऊंगी, ट्रांसलेट कर दिया, सेंटेंस यहाँ गया। द रीजन इज, जरा देखो ये दोनों सेंटेंस में, एक पहला सेंटेंस में दोनों भाग को, कि आऊंगी फिर मिलूंगी, यानी फ्यूचर में दोनों एक्शन होगा, एक के बाद एक होगा। और जरा देखो मेरा मिलना मेरे आने पर निर्भर कर रहा है ना, मिलना आने पर निर्भर कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एक्शन एंड दिस इज द सेकेंड एक्शन। और क्या हो रहा है, द सेकेंड एक्शन डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट एक्शन। अगर ऐसा कोई रूल दिखे आपको कोई सेंटेंस में, तो फर्स्ट एक्शन में ये विल शैल वुड जैसा कोई भी वर्ड नहीं लगेगा। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। टेंस नहीं पढ़े हो, लेकिन कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट एक्शन से मैं विल और शैल को हटा दूं। जरा बताओ मुझे, सेकेंड में फर्स्ट एक्शन कौन है?
पहले क्या होगा? पहले बारिश होगी, फिर नहीं आऊंगी मैं, तो बारिश होगी, इट विल रेन में से विल हटाओ ना, हालांकि इट के साथ रेन्स आता है, दैट यू विल स्टडी लेटर, लेकिन समझ रहे हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब में एस ई एस लगता है, ठीक है। लेकिन स्टिल उसको आप छोड़ दो अभी, खाली इतना तो समझ गए कि फर्स्ट एक्शन में विल नहीं लगेगा, सॉरी फर्स्ट एक्शन में विल नहीं लगेगा, यहाँ पर ये फर्स्ट एक्शन है। जरा थर्ड में बताओ तो फर्स्ट एक्शन क्या है? यस, सक्सीड करेगी, ये प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते है, ठीक है, प्रोवाइडेड शी वर्क्स हार्ड, ये शी वर्क्स हार्ड, आए समझ में? क्लियर? इसीलिए ये तीनों को देख के फिर रूल लिखो। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन फ्यूचर, if two actions take place one after the other in future, और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, the second depending on the first, the second depending on the first, तो पहला कार्य में विल शैल वुड का प्रयोग ना करें, डू नॉट यूज विल शैल वुड एक्सेट्रा इन द फर्स्ट सेंटेंस, will shall would etc in the first sentence, आगे लिख लो, पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। And the second will be in simple future tense. ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, एनीथिंग, ठीक है, सॉरी, हाँ, टॉक टू यू होता है, अगर टॉक वर्ब है ना तो उसके साथ टू लगेगा, अगर टॉक नाउन होगा, कैसे पकड़ोगे नाउन होगा, आई हैड अ टॉक, अब बताओ तो टॉक यहाँ पे क्या है, समझ में आ गया, आर्टिकल था, आई हैड अ टॉक, तब विथ यू होगा, है ना, हो जाएगा ना, मैं जानती हूँ तभी तो पूछ रही थी, छोड़ दो, डन कर, छोड़ दो, क्लियर हो गया, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखो इसके अलावा अगेन जो मैं थर्ड पॉइंट लिखवाऊंगी वहां पर भी सेम पंगा है, विल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आदत है जहां पे वही हिंदी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो विल यूज कर लेते हैं। जरा देखो, बिल्कुल सही लग रहा है ना, वो अभी सो रहा होगा, ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन गलत है, क्यों गलत है? सी, नाउ का मतलब अभी, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा, विल शैल कहाँ आता है,
फ्यूचर में, क्या ये फ्यूचर है? तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? ये संभावना बोलना चाह रही हूँ ना। जो मैं कह रही हूँ कि सो रहा है, तब तो ठीक है, सो रहा है, ही स्लीपिंग, लेकिन सो रहा होगा इसका मतलब मुझे नहीं पता है, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तभी तो सो रहा होगा बोल रही हूँ। इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि संभावना की बात कर रही हूँ? संभावना की बात कर रही हूँ। संभावना के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड्स है। आप वुड भी लगा दोगे तो भी संभावना है, तो मैंने वुड लगा दिया। चलो, माइट लगा दोगे तो बहुत कम संभावना है। जरूर सो रहा होगा तो मस्ट बी स्लीपिंग हो जाएगा, है ना। मे बी स्लीपिंग भी हो जाएगा। द रीजन है, संभावना के लिए आपके पास मे भी है, माइट भी है, मस्ट भी है, वुड भी है। और संभावना के लिए दूसरे भी सेंटेंसेस, अभी पूरा बहुत सारे मॉडल्स पढ़ोगे आप, कुड भी संभावना बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम वुड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि विल गलत है। विल फ्यूचर में यूज होता है, प्रेजेंट में ये संभावना शो कर रहा है। प्रेजेंट का संभावना, प्रेजेंट का संभावना में वुड आता है। लिख लो। हाँ, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहाँ है? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे हो गया? विल बी स्लीपिंग, ऑफ कोर्स, जो आप तुम कह रहे हो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो हो गया, है ना। क्योंकि खुद देखो, मैं कहना चाह रही थी कि वो अभी सो रहा होगा, है ना। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि अभी हो रहा होगा, तो वही नहीं होता है, आपको ट्रांसलेट करने की आदत होती है, रहा होगा, रही होगी में विल बी प्लस वी वन ING लगा दो, वही काम मैंने कर दिया। तो बिल्कुल सही कर रहे हो कि देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन गया। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है। आई विल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो कह सकते हो, ठीक है, तब वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ क्या, कि अभी वो सो रहा होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं जानती। तो मेरे लिए क्या है वो? अभी प्रेजेंट का क्या है? संभावना है। तो संभावना पॉसिबिलिटी के लिए विल तो आता ही नहीं है, वुड आता है। पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट आता है, बहुत अधिक पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट पढ़ोगे अभी थोड़ी देर में। इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। इसे लिखना, ये वाक्य फ्यूचर का नहीं है बल्कि प्रेजेंट की संभावना है। Here the sentence is of present possibility and not future action. Here the sentence is of present possibility and not a future, and it is not a future action. And it is not a future action. इसीलिए will shall का प्रयोग ना करें। So don't use will shall here. ये वाक्य प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का है, प्रेजेंट की संभावना का है, ना कि फ्यूचर एक्शन है। इसीलिए विल शैल का प्रयोग ना करें। सो डोंट यूज विल ओब्लिक शैल। तब तो मैं आपको सेंटेंस ही नहीं दे पाऊंगी। देखो, एग्जाम में सेंटेंस दूंगी मैं अगर आपको एग्जाम में सेंटेंस आ रहा है तो कोई तो ऐसा वर्ड देगा ना जिससे महसूस हो जाए कि वो फ्यूचर का नहीं है। ही विल बी स्लीपिंग तो सही हो गया फिर तो, है ना। नाउ ही तो बता रहा है कि फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है, ठीक है। और फ्यूचर एक्शन क्यों बना दिया मैंने? क्योंकि हमारी आदत है ट्रांसलेट करने की। ट्रांसलेट करोगे, देखो विल ही लगाओगे आप, ठीक है। ये तो मैंने बताया जहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां विल और शैल नहीं लगता और हमारी आदत है ट्रांसलेट करने की, हम लगाते हैं। तो फिर विल और शैल कहाँ लगता है बताओ? फ्यूचर में। अगर मैं कहूंगी आई शैल मीट यू, तो कहोगे कहाँ, इतना तो नहीं बोलते हैं, आई शैल मीट यू, आई विल मीट यू भी तो चलता है ना। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें पढ़ोगे तो पढ़ोगे विल और शैल फ्यूचर में यूज होता है। शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है और बाकी जितने बच गए उन सब्जेक्ट के साथ विल आता है ना। आई शैल मीट यू, विल यू, विल ऐसे लगा दो, ही विल accompany मी। क्या कहते हैं? accompany with me कि accompany me? क्यों कहते हैं मेरे साथ आएगा, मेरे साथ? गलत है।
कंपनी के साथ विथ नहीं आता है, तो ट्रांसलेशन करने के चक्कर में कर देते हैं। आई शैल मीट यू, ही विल अकम्पनी भी, देख लो आई और वी के साथ शैल आया, बाकी के साथ विल आया, फिर आप वही कहोगे कि कहाँ आई और वी के साथ तो विल लगा देते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगा देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि अगर मैं आई विल कम कहूँगी चलेगा, आई विल नॉट कम कहूँगी तो भी चलेगा, लेकिन विल आई कम कह देंगे ना तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पहले इतना लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसका रूल समझा दूँ। ठीक है, क्या देखो, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। मॉडर्न इंग्लिश में लिखो, मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं। वी यूज विल विथ ऑल द सब्जेक्ट्स इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग कर लेते हैं। We use will with all the subjects in modern English, लेकिन but I और we के साथ इंटरोगेटिव वाक्यों में will का प्रयोग ना करें, but do not use will with I and we in interrogative sentence। interrogative sentence यानी प्रश्नात्मक वाक्यों में, interrogative sentences में I और we के साथ will का प्रयोग ना करें। ठीक है, क्लियर। अब आओ, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। अब आओ कि कहाँ पर जो मैंने भी समझाया, आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, है ना, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं, ये बताया। अब मैं कहूँगी कि ना, इसके साथ शैल होगा और इसके साथ विल, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आप जो सेंटेंस देखोगे वो देखोगे डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस, ठीक है, थ्रेट, एडवाइस, विलिंगनेस, डीपीटी ऐसे याद रख लो सीधा, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस एंड थ्रेट, ये तो तीनों एक साथ याद रख लो। उसके साथ जब आप कभी सलाह देते हो, किसी को मशवरा दे रहे हो, और जब अपनी विलिंगनेस, खुद मर्जी से कुछ करना चाहते हो, तो आप ये उल्टा कर देते हो, ठीक है। सेंटेंसेस में इसका उलट हो जाता है। जरा देखो सेंटेंसेस कुछ लिखो और अपने आप सोच के फिट करो। तो अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो नॉर्मल तरीके से विल और शैल लगा देना, लेकिन अगर ये रूल अप्लाई होगा तो खुद सेंटेंसेस को जरा देख के करो। तो
बात नहीं। इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान रखना कि रूल्स बेसिकली आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको आता होगा। क्वेश्चंस आते हैं पता है एक्सेप्शन से, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि या तो आप भूल गए होंगे या तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि जब आप स्पोकन वगैरह करते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी होती है ना स्पोकन में भी, तो भी आप एक्सेप्शंस नहीं जानते हैं, अब जो नॉर्मल इंग्लिश होता है वो जानते हो। इसलिए क्वेश्चंस हमेशा वहाँ से आते हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे। ठीक है, चलो उतार लिया। फर्स्ट सेंटेंस में जब देखो तो ट्रेसपासेस का स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग सही है ट्रेसपासेस का, कोई जवाब नहीं। हाँ, आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो नीचे क्लास मिला के अभी 2000 स्टूडेंट्स होंगे, अब किसी के पास कोई जवाब नहीं। ट्रेसपासेस का मतलब होता है कि एक तो जो अनअधिकृत प्रवेश करता है ना, और जनरली आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक देगा, इसका मतलब प्रीवियस से क्वेश्चंस भी नहीं देखे हो आप लोग, TRE करके देगा जबकि सिंगल एस होता है। ठीक है, ओकेशन का स्पेलिंग क्या होता है? OCCA एक एस होता है। ठीक है, ओकेशन का स्पेलिंग मेंस में 3 बार आ चुका है। ट्रेसपासर का मतलब भी लिख लो, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आया हुआ है। वन हु एंटर्स someone's land without permission, जिसका मतलब और लिख लो, जिसका सिनोनिम लिखो, इनफिल्ट्रेटर, इंट्रूडर। ठीक है, देखो ट्रेसपासर, पास करने वाले उधर से जबरदस्ती है ना, किसी का लैंड है और आपको ऐसे रास्ता है घूम के, आप उसके लैंड से होकर निकल जाते हो तो आप ट्रेसपासर हो, क्योंकि जबरदस्ती पास कर रहे हो उसके लैंड से। नहीं, देखो फिल्टर कर करके अंदर जो हमारे देश में आ जाते हैं, फिल्टर करना यानी क्या, जो जाल लगाया गया है उसके बीच में से निकल आना, समझ रहे हो? टेररिस्ट होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, करते हैं फिल्टर आउट कर करके अंदर आ जाते हैं, तो इनफिल्ट्रेटर कहेंगे। जबरदस्ती एंटर करने वाले इस इंटर थ्रू, देखो एंटर और इंट्रू, आपको साउंड को पकड़ो ना, इंट्रूडर, इंट्रूड करने वाले जबरदस्ती, एंटर करने वाले जबरदस्ती। ठीक है, इंट्रूडर, इनफिल्ट्रेटर, ट्रेसपासर तीनों सिनोनिम है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अनधिकृत प्रवेश करने वालों को दंड दिया जाएगा। किस कैटेगरी में रखोगे आप इसको? थ्रेट, ये एडवाइस है। हाँ, क्या करूं मैं, ये थर्ड पर्सन है, आई और वी नहीं है, शाल लगाओगे। समझ में आया? आई और वी के साथ विल लगेगा थ्रेट में,
थ्रेट में आई और वी के साथ विल लगेगा, जरा आओ तो फिफ्थ में क्या करें, आई डैश पनिश यू, आई विल पनिश यू, आप थ्रेट दे रहे हो किसी के, ठीक है। सबसे पहले सेकंड सेंटेंस में ये एक मे का यूज, जो मे आप अभी पढ़ोगे थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में ही, मे का यूज कम व्हाट मे एक फ्रेज के रूप में यूज होता है। इसका मतलब होता है चाहे कुछ हो जाए, देखो चाहे कुछ हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स। अब बताओ, मैं कह रही हूं चाहे कुछ हो जाए मैं आपकी सहायता करूंगी, क्या होगा, विल, आई विल हेल्प यू। ये कौन सा सेंटेंस है, हाँ डिटर्मिनेशन है, प्रॉमिस भी तो है, दोनों तो है ना। थर्ड में क्या लगाओगे, बोलो, यू शैल नॉट फील सॉरी, यू विल नॉट फील सॉरी। शुड तो मैंने दिया ही नहीं ऑप्शन में आपको। अब सुनो, डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बोलना चाहते हो। ये सेंटेंस बिल्कुल मैंने आपको एक ऐसा सेंटेंस दे दिया, उसमें कुछ भी लगा सकते हो। अगर आप लगाओगे यू विल नॉट फील सॉरी, मतलब आप सॉरी फील नहीं करोगे। और अगर मैं कहूँ कि आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, आपको सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, सलाह दे रही हूँ आपको, तो क्या कहूँगी, यू शैल नॉट फील सॉरी। इसीलिए सेंटेंस का मीनिंग सोचो, जो आपकी मर्जी है, जिस सेंस में बोलना चाहते हो लगा दो। क्यों, ऐसा सेंटेंस देगा ही नहीं आपको। आपको कैसा सेंटेंस देगा, यू डैश नॉट फील सॉरी बिकॉज यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट। अब देख कहोगे शाला कि आपने अपनी पूरी कोशिश की, इसीलिए आपको सॉरी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, तब शाल लगेगा। और मैं आपको खाली आधा अधूरा सेंटेंस दे दूं तो कहोगे ना कि आप किस सेंस में दियो, पहले ये तो बताओ कि आप सॉरी महसूस नहीं करोगे तो यू विल नॉट फील सॉरी फॉर इट, है ना। क्योंकि आप बिल्कुल ढीठ हो तो क्या कहूँगी मैं कि यू विल नॉट फील सॉरी फॉर इट। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि आपने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की, सॉरी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तब कहेंगे यू शैल नॉट फील सॉरी। इसीलिए इस सेंटेंस को मैं छोड़ रही हूँ। द रीज़न इज, आप खुद सोचो, क्योंकि जानते हो क्या है, इंग्लिश क्या, कोई भी भाषा जो आप बोलना चाहते हो ना, आप वही बोलना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि समझने वाला तो समझ लेता है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस शुरू के ही क्लास में समझाया था, फिर से बता दूं, वो था कि बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड शेक इट प्रॉपरली। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड शेक इट प्रॉपरली। अब देखो, चाइल्ड के लिए भी इट आता है और मेडिसिन के लिए भी इट आता है। अब शेक इट प्रॉपरली का मतलब किसको शेक करे, बच्चे को कि दवा को, ऑफ कोर्स दवा को। लेकिन इंग्लिश ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट इंग्लिश। क्योंकि करेक्ट इंग्लिश ये होता है कि जो मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है आप समझ गए, लेकिन कम से कम ऐसा इंग्लिश बोलो ना कि कहीं पर कोई डाउट ना रहे, राइट। इसलिए होना क्या चाहिए था, शेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। इसीलिए आपको जब भी ऐसा सेंटेंस देगा तो आपको पूरा कंप्लीट बना के देगा। इसको अगर मैं कंप्लीट कर दूं, बिकॉज यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, ठीक है, तब होगा यू शैल नॉट फील सॉरी। अब सेंटेंस इस लायक हुआ कि इसको किसी टेस्ट में दिया जा सकता है। अब इस लायक हुआ, ठीक है। फोर्थ में आता है, यू डैश बी रिवॉर्डेड, यू शैल बी रिवॉर्डेड। क्यों, क्या है ये, प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है। और ये थर्ड वाला एडवाइस है। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट एंड एडवाइस में उल्टा हो जाता है, बाकी तो
अब समझ में आ गई आपको। किस में? नहीं, सेकंड पर्सन है ना। सेकंड पर्सन के साथ अगर प्रॉमिस दे रहे हो, अगर मैं आपको कहूँ यू विल बी रिवॉर्डेड, इसका मतलब है कि मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बस, कि आपको इनाम दिया जाएगा। इफ यू प्रॉमिस समवन, इट शुड बी यू शैल बी रिवॉर्डेड फॉर इट। ठीक है, चलो कुछ सेंटेंसेस लिखो तो, क्योंकि इसके साथ ये जो फ्यूचर का मैंने बताया ना, उसके साथ कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको आना चाहिए, जो बहुत बाद में पढ़ते हैं। कंडीशनल तो बहुत पहले पढ़ लेते हैं, और अभी आज आपको बहुत सारा, एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा चुके हैं।
हो गया? सी द फर्स्ट वन, पहले तू उतारो, सब उतार लिया, जल्दी करो। शुरू करें? सी द फर्स्ट वन, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। बताओ क्या करूं मैं? सबसे पहले तो विल नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट एक्शन है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना कि अनलेस के साथ नॉट भी नहीं लगता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पर इसलिए खत्म करा रही हूँ कि मैं अनलेस यहाँ पढ़ाऊँ और फिर नॉट पढ़ाऊँ एडवर्ब में, तो उसके बाद फिर आप उतने देर तक कोई इंतजार करोगे। इसलिए लिख लो फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लिखो। ये शीट तो बांट दो, लिखो। कुछ शब्दों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। सर्टेन वर्ड्स डू नॉट टेक नॉट, क्योंकि बिकॉज वो मीनिंग में नेगेटिव होते हैं। बिकॉज दे आर नेगेटिव इन मीनिंग। सर्टेन वर्ड्स डू नॉट टेक नॉट बिकॉज दे आर नेगेटिव इन मीनिंग। इधर दिखाई देगा ना बोर्ड? दे आर नेगेटिव इन मीनिंग। लिखो वर्ड का, कौन कौन से वर्ड्स हैं? और कोई वर्ड बोलो। सिर्फ ये जो बोथ है ना, उसको स्टार लगा देना, क्योंकि ये इसमें नॉट है ऐसी बात नहीं है। इसमें नॉट नहीं है, इसका दूसरा रीजन वो मैं भी बताऊंगी आपको। बाकी सब में नॉट ऑलरेडी समाया हुआ है। ठीक है, बाकी में नॉट समाया हुआ है। जरा एक आध सेंटेंस और लिखो इसी से रिलेटेड। चलो लिख लो, पहले लिखो, आराम से लिखो।
हो गया? सी द फर्स्ट वन, क्या हुआ बोलो? हाँ सुनो, अनलेस में नॉट समाया हुआ है तो नॉट भी नहीं आएगा। और मैंने क्या कहा कि फर्स्ट एक्शन, अगर दो एक्शन एक के बाद एक फ्यूचर में हो और सेकेंड एक्शन का होना फर्स्ट एक्शन के होने पर निर्भर करे, तो पहला एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, है ना? इसलिए वहां से विल भी हटाना पड़ गया। ठीक है, विल भी हट गया, नॉट भी हट गया। क्यों नॉट हटा? क्योंकि ये सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ नॉट नहीं आता। जैसे एक और सेंटेंस लिख लो, उसी के 2-3 सेंटेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, आई हार्डली के साथ नॉट नहीं आता। जब ये नॉट नहीं आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू नॉट लगाते हैं। आई वर्क, आई डू नॉट वर्क, है ना? तो जब नॉट हट रहा है तो डू भी हटेगा, तो आई हार्डली गेट एनी टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही डिनाइड, हम लोग कहते हैं कि उसने ये इनकार किया था कि उसने चोरी नहीं की है। बताओ सही है? नॉट लगा दूं तो he had not stolen? नहीं। क्यों? बोलना चाह रहे हो कि उसने मेरी घड़ी चुराई थी, इस बात से उसने इनकार किया, है ना? तो ये नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। he denied that he had stolen my watch। सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने कहा हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा। जब हार्डली के साथ नॉट नहीं आएगा तो हार्डली के साथ नॉट नहीं आया तो डू नॉट भी खत्म होगा। क्यों? आई वर्क, आई डू नॉट वर्क, नॉट लगाया तभी तो डू लगाना पड़ा ना, नहीं तो आई वर्क से काम चल रहा था। इसलिए जब नॉट हटाया तो डू को हटा, इसलिए आई हार्डली गेट हो गया सीधा सीधा। उसी तरह से यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि उसने इस बात का खंडन किया। क्या बात का खंडन? किस बात का? कि उसने मेरी घड़ी चुराई है, इस बात का खंडन ना। उसने मेरी घड़ी नहीं चुराई है, इस बात का खंडन थोड़ी किया उसने। ठीक है ना? तो जिस बात का खंडन किया, क्या? ही हैड स्टोलन माई वॉच। लेकिन एक बात बताओ, तुरंत इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट को एक रूल याद रह जाता है कि इन शब्दों के साथ नॉट नहीं लगा। अब जरा से मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस नॉट को यहां लगा दूं, ही डिड नॉट डिनाई, तो क्या आप सीधा कहोगे कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि डिनाई के साथ नॉट नहीं लगता इसलिए नॉट हटाइए? बोलो तो, डिनाई के साथ नॉट नहीं लगता है इसलिए नॉट हटा दीजिए, बोलोगे? पहले ये बताओ, रूल क्या सिखाया आपको? इन शब्दों के साथ नॉट नहीं लगाओ। मैं ये सिखाना चाहिए मुझे कि इन शब्दों के बाद नॉट मत लगाओ। रीजन क्यों? जरा देखो, उसने इस बात से खंडन नहीं किया कि इसने चोरी की थी। आए समझ में? इस बात से इनकार नहीं किया तो ही डिड नॉट डिनाई नहीं होगा। उसने मुझे वहां जाने से मना किया, कैसे कहोगे? ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर, ये कहोगे? क्या कहोगे? ही फॉरबेड मी टू गो देयर, ये होना चाहिए। क्या होगा? ही फॉरबेड मी टू गो देयर। राइट?
क्लियर? और अगर मैं कहूं उसने मुझे नहीं मना किया, फिर कैसे कहोगे? He did not forbid me to go there. इसका मतलब है, मैंने कहा did not forbid, did not deny. This means इनके आगे तो लग सकता है, इनके पीछे नहीं लग रहा है, इनके आगे नहीं लग रहा। जरा बताओ तो मीनिंग समझ रहे हो? मैंने कहा उसने इनकार नहीं किया तो he did not deny, उसने मना नहीं किया तो he did not forbid। इसका मतलब आगे तो लग रहा है। आ जाओ फिर से दूसरा बता दूं मैं आपको कि सेकंड में आ जाओ। फिर क्या ये नॉट अनलेस गलती होगा? सही है। अब कुछ तो समझ में आ गया कि अनलेस के बाद नॉट नहीं आएगा, अनलेस के पहले शायद सही है। ध्यान रखना, ये नॉट इस भाग का नॉट है भी नहीं, ये नॉट इस भाग का, पता है? और जानते हो जिसका नॉट उठा के आगे लगा देते हैं ना, वो सेंटेंस इन्वर्जन में हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले। इसलिए भी कह रहे हैं नॉट अनलेस यू वर्क हार्ड विल यू सक्सीड। और पता है ऐसा सेंटेंस क्यों मैंने बनाया? क्योंकि मैं इस नॉट पे जोर देना चाहती हूँ। क्या कहते हैं आपके पेरेंट्स कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक मेहनत मतलब नहीं पर जोर देना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँगी मैं नॉट पे जोर देना चाहती हूँ, तो कहते हैं जिस शब्द पे जोर देना है ना, उसको उठा के आगे बिठा दो। बिठा दिया आगे तो क्या हो गया? नॉट अनलेस यू वर्क हार्ड विल यू सक्सीड। देख रहे हो, जोर दिया, नॉट अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नॉट सेकेंड वाले सेंटेंस का भाग है। जिसका नॉट उठा के आगे बिठा दिए तो ये वाक्य इन्वर्जन में हो गया। इन्वर्जन बाद में पढ़ोगे, लेकिन समझ में आया कि अनलेस अनटिल डिनाई प्रोहिबिट के बाद नॉट नहीं आता, उसके पहले तो नॉट आ सकता। राइट? लिख लो। Unless, until, deny, prohibit, forbid इत्यादि के बाद नॉट नहीं आएगा, will not be followed by not। Unless, until, deny, prohibit, forbid will not be followed by not। लेकिन बट इनके पहले नॉट आ सकता है। बट दे मे बी प्रिसीडेड बाय नॉट। दे मे बी प्रिसीडेड बाय नॉट। ठीक है? इसीलिए इसमें दो सेंटेंस, एक तो टू वाला दिखा देना, एक ये टू वाला दिखा देना, और ये फॉरबिड का नेगेटिव भी बना के दिखा दो ना, डिड नॉट फॉरबिड, है ना? डिड नॉट फॉरबिड भी बना के दिखा दूं कि देखो इनके बाद नहीं आ सकता, इनके पहले तो आ सकता है। ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अब थर्ड सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है बताओ तो? मैंने आपको और कंफ्यूज किया है इसमें। देखो, एक तो जैसे आप सेड देखोगे तुरंत विल का वुड करोगे और तुरंत इस विल का वुड करोगे फटाफट, है ना? फिर याद आएगा कि एक ही सेंटेंस में दो विल शैल आएगा। चलो, जो आपको पढ़ाया था ना उसी को एक दूसरा लैंग्वेज में कह दूं कि डबल फ्यूचर एक वाक्य में नहीं आता। क्या बताया था? फर्स्ट एक्शन से विल हटाने कहा था ना। क्यों? क्योंकि एक वाक्य में डबल फ्यूचर नहीं आता। आप कैसे करोगे करेक्शन बताओ? उसने ये कहा कि वो आगे की सप्लाई तभी करेगी जब बकाया क्लियर होंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बकाया क्लियर, उसके बाद सप्लाई होगी। यानी सप्लाई वाले में वुड तो ठीक है, सप्लाई वाले में वुड ठीक है,
लेकिन बकाया क्लियर होने वाले में विल चलेगा, वुड चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा। फिर क्या चलेगा? बोलो 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 बोलो। तो अभी पढ़े हो आप कि फर्स्ट एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V1 लगा देते, यही पढ़े थे ना। पहला में सब्जेक्ट प्लस V1 लगा दिया था, क्या कहा था? इफ यू वर्क हार्ड, वर्क मतलब V1, यू विल सक्सीड। सेकेंड में तो विल छोड़ दिया था। लेकिन एक बात बताओ, एरियर्स के साथ इज आएगा कि आर आएगा? हाँ, देखो कितना कंफ्यूज कर रही हूं मैं आपको। आप पढ़ोगे कि पता नहीं क्या आएगा, है ना। नाउन चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे एरियर्स प्लूरल में यूज होता है, एरियर्स का एस नहीं हटा सकते, तो कहोगे एरियर्स आर क्लियर्ड, अनलेस द एरियर्स आर क्लियर, पहले ये कहोगे, ठीक है ना। फिर एक बात बताओ, अभी पढ़े हो सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे भी पास्ट चलेगा। जब विल का वुड किया तो आर का वर करना पड़ेगा ना। देख लो कितना कंफ्यूज किया आपको। कहा दो विल है, दोनों को वुड बना दो। क्यों? सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, तो मैंने विल का वुड कर दिया। फिर याद आया कि एक ही सेंटेंस में दो विल तो नहीं लगाया था, तो कहा था फर्स्ट एक्शन में सिंपल प्रेजेंट था, सब्जेक्ट प्लस V1 था, तो हमने कहा एरियर्स के साथ क्या आएगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि नाउन तो पढ़े ही नहीं। नाउन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि एरियर्स, स्पेक्टिकल्स, बायनोकुलर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, सराउंडिंग्स, ये सब में एस लगता है और वो प्लूरल के रूप में यूज होता है। तो कहा ठीक है आर लगा दो, क्योंकि कहा क्या कहा था? इफ आई वर्क आई विल सक्सीड, तो वर्क की तरह हमने V1 लगा दिया। फिर याद आया सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा, इसलिए आर नहीं वर आएगा। क्या बना सेंटेंस? शी सेड दैट शी वुड मेक फर्दर सप्लाईज ओनली व्हेन द एरियर्स वर क्लियर। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ बताओ? आर क्लियर, आर क्लियर्ड मतलब कर दिया जाएगा, वो तो फिर छोड़ो ना, पैसिव वॉइस कहाँ पढ़ा सकती हूँ मैं आपको अभी। मतलब एरियर्स क्लियर होंगे तभी सप्लाई होगा, अगर एरियर्स क्लियर है तभी सप्लाई होगा। ये मैंने इसमें ये समझाया कि जैसे पास्ट से शुरू हुआ, आपने फटाफट इसको भी विल को वुड किया, इसको भी विल को वुड किया। फिर ध्यान आया कि पढ़ाया था कि दो विल एक साथ नहीं आया था। इफ आई विल कम आई विल मीट यू तो गलत था, तो इफ आई कम था, इफ आई कम यानी पहला एक्शन में विल हटा के V1 लगा दो। अब इज लगाएं कि आर लगाएं, तो वो चैप्टर नाउन क्लियर करेगा कि इज नहीं आर आएगा एरियर्स के साथ। फिर कहेंगे अरे पूरा पास्ट टेंस से है तो यहाँ पास्ट टेंस लगाओ ना, तो आर का क्या कर दिए? वर कर दिए। देखो एक लेयर में या एक लेवल में आपने पूरा सेंटेंस को क्लियर नहीं कर पाए। फोर्थ तो हो जाएगा आराम से, बताओ तो बोलो, माइक चेक करो, बोलो। क्यों मस्ट? अब जबरदस्ती से सप्लाई थोड़ी करवाओगे ना। मस्ट कंफर्म के लिए नहीं यूज होता है, मस्ट तब यूज करते हो जब किसी चीज को बहुत नेसेसरी बना देते हो। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, वो बाद में कराएंगे। अच्छा इसमें पहले देखो, फेल्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या कर दूं? वुड कर दूं, आराम से हो गया। इन केस ही विल नॉट कम आई विल इन्फॉर्म यू, क्या करें? इन केस जब वो नहीं आएगा तभी तो मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगी ना, तो फर्स्ट एक्शन में क्या करें? इन केस ही डज नॉट कम होगा ना, विल तो हटाना पड़ेगा, और ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES लगता है, इन केस ही डज नॉट कम। और अगर आपको नहीं आता है कि डज लगाना है कि डू लगाना, वो भी छोड़ दो, वो टेंस में पढ़ोगे। खाली इतना तो समझ में आ रहा है ना कि फर्स्ट एक्शन में विल शाल नहीं आएगा, दैट्स इट। डिटेक्टिंग एरर के हिसाब से इतना ही जानना है आपको, ठीक है। सिक्स्थ में आओ, सिक्स्थ का एक रूल है, ध्यान रखना
ये जो छोटा सा क्वेश्चन होता है ना किसी भी सेंटेंस के पीछे, उसको हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग, किसी सेंटेंस के पीछे छोटा सा जो क्वेश्चन होता है उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। और लेट अस वाले वाक्य जो होते हैं ना उसके पीछे हमेशा क्वेश्चन टैग शैल वी ही लगता है, बस। इसीलिए इसका रूल लिख लो 6th वाले का। लेट अस वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी होता है। वी ऑलवेज यूज शैल वी as the question tag of sentences that start with let us, that start with let us. क्लियर? अभी बोथ का नहीं पढ़ाया मैंने आपको, लेकिन एक सेंटेंस देखो, थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है बता तो? इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी तरह के हालात में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सभी तरह के हालात में। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा चाहे कोई भी हालात हो। देखो ये क्या है, प्रॉमिस भी तो है, डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो या प्रॉमिस है। प्रॉमिस वाले सेंटेंस में आई और वी के साथ चलेगा बिल? बिल्कुल चलेगा। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट आओ, बोथ वाला में क्या पंगा था देखो तो। मैंने कहा था सब में नॉट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सब में नॉट छुपा हुआ है। बोथ ऑफ देम did not come। ये सेंटेंस इसीलिए गलत है, पहले सुन लो, सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि दो में से एक भी नहीं आई, ये कहना चाह रही हूँ। दो में से एक भी नहीं के लिए नीदर ऑफ यूज होता है, ठीक है? इसे लिखना नीदर ऑफ देम थीम। दोनों में से एक भी नहीं के लिए नीदर ऑफ आया। क्लियर? हम लोग लेट हो रहे हैं वो कैब के लिए, जल्दी करो। और ये जितने वर्ड्स मैंने दिए ना नेगेटिव वाले, अगर इसमें से किसी में भी आपको प्रॉब्लम है कि क्यों नॉट नहीं आ रहा है तो आप बता देना, मैं आपको दिखा दूंगी क्यों नहीं आएगा। यहाँ तक जो पढ़ाया मैंने समझ में आया कि नहीं बताओ? और आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस का एक मेन भाग को कवर कर रहा है। ये एडवर्ब का भी पोर्शन एक हमने खत्म करा दिया यहाँ पे, नॉट नेवर वगैरह जो होते हैं ना एडवर्ब होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये सारे वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स वाले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोथ ऑफ देम डिड, एक सेकंड बेटा, बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम का मतलब है तुम दोनों में से कोई नहीं आया। अगर बोथ ऑफ देम की बात कर रही मैं, उन दोनों से कोई नहीं आया, तो दो में से एक भी नहीं के लिए हमारे पास नीदर ऑफ वर्ड है। नीदर ऑफ यूज होता है दो में से एक भी नहीं, none out of two, 0 out of 2। बोथ ऑफ देम का मतलब क्या? वो दोनों। हाँ तो नॉट लगा दिया ना आगे। तो मैंने क्या कहा, बोथ के साथ नॉट क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके पास स्पेशल वर्ड है। दो में से एक भी नहीं तो नीदर ऑफ, और आप सब में से एक भी नहीं, नन ऑफ, ठीक है? हाँ बोलो। कौन? क्या क्या?
Last benchers are always toppers. Last benchers are always toppers. ऐसे नहीं बोलो, मैं लास्ट बेंच में नहीं बैठती थी। क्या हो गया? सुनो, अब्दुल कलाम said that, एक सेकेंड, अब्दुल कलाम said that last benchers are always toppers। इसका मतलब उन्होंने क्या किया? एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन कर दिया ना किसी वाक्य का। हालांकि मैंने वो क्या कहा, ऐसा तो नहीं, मैं लास्ट में नहीं बैठती थी। फाइन, इसका मतलब मैंने ये काटने की तो कोशिश की, क्योंकि मेरे अनुसार ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो आपने कहा इसलिए मैंने काटा आपकी बात। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि जिसने कहा उसके लिए क्या था, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, उसके लिए क्या था, एक बिल्कुल ट्रूथ वाला सेंटेंस था। मैं कह रही हूँ ऐसा तो नहीं है, इसी को कहते हैं ना जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट जो कहता है ना, उसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसीलिए बिल्कुल सही है, इसका कोई चेंज नहीं करो, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे। ठीक है, और कुछ? तो वही तो हो गया ना, नीदर ऑफ देम केम, दोनों ही नहीं आए बोल रही हो ना, मैं भी तो वही लिख रही हूँ। एक भी नहीं, एक में रुक जाओगे तब तो मेरा सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ करके मुझे ही तुम शॉक दे रही हो। मुझे लगा शायद मैंने गलत लिख दिया, एक भी नहीं। ठीक है, चलो वोकैब में आ जाओ। हाँ, अब सुनो ना, अब जो पूछना नेक्स्ट क्लास में पूछना ना, नहीं तो मेरा वोकैब छूट जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ईद की छुट्टी होगी। नहीं तो मुझे खा जाएंगे लड़के। कुछ स्टूडेंट्स सीधा स्ट्रेट पे कहते हैं कि आपने गलत किया है। ओके, ठीक है, हो गया। देखो, इसमें अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दो तरीके से वोकैबुलरी करा रही थी। एक तरीका वोकैबुलरी का है कि उसको रूट वर्ड से जोड़ दूं, और एक तरीका होता है उसे किसी वर्ड से जोड़ के खुद कोशिश करो ना। आप जानते हो, इमेजिन कोई वर्ड कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको आसान हो जाता है उस वर्ड को रिमेंबर करना। जैसे मैं अभी ये बता दूं, सबसे पहले बेहमत का स्पेलिंग, बेहमत का मीनिंग, मैं बेहमत को मैमथ से रिलेट कर देती हूँ, और बना भी उसी से। मैमथ क्या था? बोलो, जानवर था, कितना बड़ा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। अभी भी जानते हो, आपको वो मिलता है कहीं कहीं, आपको फ्रोजन एरिया में अंदर से मिल जाते हैं, उसके पूरे की पूरे कार्कस मिल जाता है। कार्कस का मतलब उसका डेड बॉडी, बड़े जानवरों का डेड बॉडी, है ना। और उसके बाद पता चलता है कि इतना विशाल जानवर था कि उसके सामने हाथी भी कुछ नहीं था। दिस मीन्स मैमथ का मतलब अब तो एक्सटिंक्ट हो गया, वो अब तो है नहीं, लेकिन अब अगर इसका मीनिंग यूज करते हैं ना, तो इसको यूज करते हैं इन व्हाट सेंस? वेरी ह्यूज, लार्ज। इसीलिए मैमथ हो या बेहेमथ हो, दोनों का मतलब होता है वेरी ह्यूज, लार्ज, जाइगैंटिक, एनॉर्मस।
ठीक है, कॉलिसल, यस, ठीक है। मैमथ एंड बेहेमथ दोनों सुनने में भी एक जैसा है, दोनों बनाए भी लगभग सेम मतलब से, सेम मीनिंग से, और दोनों बना है इस जानवर से जो जानवर बहुत बड़ा था, इसीलिए अब एक्सटिंक्ट है, लेकिन हम उसको, उस वर्ड को यूज कर लेते हैं दिस सेंस में, ठीक है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज सेलिबेट, ठीक है, सेलिबेट। आ जाओ, इसका मीनिंग क्या है? अगर आप अनमैरिड हो तब तो आप बैचलर हो, है ना? लड़कियां क्या कहलाती हैं अनमैरिड? बोलो, कितने लड़कियों का नाम सुनते हैं इतने खुश क्यों हो जाते, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, एक बुक के कवर पे लिखा था व्हाट मेन थिंक अपार्ट फ्रॉम वीमेन एंड सेक्स, व्हाट मेन थिंक अपार्ट फ्रॉम वीमेन एंड सेक्स, और वो किताब बिल्कुल ब्लैंक था, ठीक है ना, मोटी सी किताब बिल्कुल ब्लैंक, उसके कवर पेज में जो था देख लो बिल्कुल यही सही है ना। लड़कियों का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं, इडियट्स से बिल्कुल। सुनो, अनमैरिड गर्ल्स आर डैमसेल, अगर मायावती हो गई तो आज समझ में, अरे मेरी बात सुनो, देखो देयर आर मेनी वीमेन हु हैवंट गॉट मैरिड, सो अ वुमन दैट मीन्स हु सरपासेस दैट एज, है ना, तो वो क्या कहलाएंगी? स्पिंस्टर। एंड व्हेन शी इज यंग एंड अनमैरिड देन शी इज डैमसेल, एंड बॉयज आर कॉल्ड बैचलर। लेकिन अगर वो कहे कि ना भाई मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा, हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा, दे आर देन सेलिब्रेट बिकॉज दे प्रैक्टिस सेलिब्रेसी, ठीक है। हाँ, क्या? और जो नन होते हैं और मॉन्क होते हैं ना, वो लोग तो जैसे अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, तब वो नन बन जाते हैं, ठीक है। सो वर्ल्डली प्लेजर से जो हट जाते हैं वो नन और मेल जो होते हैं वो मॉन्क हो जाते हैं। अब देखो सेलिब्रेट का, अब मैंने कहा आपको या तो किसी से रिलेट करो, अभी मर रहे हो ना शादी करने के लिए तुम लोग, नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सुन लो और ऊपर पढ़ लो। क्या समझ में आया? नहीं, अभी नहीं आएगा, क्योंकि लड्डू खाने के बाद ही समझ में आता कि अरे जा क्या खा लिया। यू सेलिब्रेट लाइफ इफ यू आर ए सेलिब्रेट, ऐसे याद रखो ना, ठीक है। सेलिब्रेट इज अ पर्सन हु डजंट गेट मैरिड, ही प्रैक्टिसेस सेलिबेसी, याद रखना, है ना। और नेक्स्ट वर्ड में आ जाओ, समझ में आ गया? डैमसेल, स्पिंस्टर एंड बैचलर समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं? स्पिंस्टर इज अनमैरिड वुमेन, ठीक है, मतलब एक एज सरपास कर जाने के बाद, एक एज पास कर जाने के बाद अगर अनमैरिड रह गए तो लिख लो, डैमसेल का लिख दो अनमैरिड यंग गर्ल, and this is unmarried woman, ठीक है। अब एज मुझे क्या पता, जबरदस्ती का। देखो नेक्स्ट आओ, द वर्ड थर्ड, अभी रुक जाओ क्योंकि थर्ड को भी मैं हिंदी से रिलेट करूंगी, फोर्थ में आओ, दैट इज फिनिश।
फिनिशिंग अच्छा हो किसी चीज में, काम में, इसका मतलब आप क्या हो? आप फिनिश हो, मतलब यू आर स्किल्ड, है ना? यू हैव दैट कैलिबर. इफ यू हैव फिनिश देन यू आर गुड एट फिनिशिंग थिंग्स. यू आर गुड एट गिविंग. यू आर गुड एट गिविंग फिनिशिंग टू योर वर्क. गुड फिनिशिंग टू योर वर्क. ऐसे याद रखो, लिखो. फिनिश का मतलब लिखो स्किल एंड कैलिबर. स्किल या फिर कैलिबर. लिख लो एग्जाम्पल. यू हैव दो तरीके से. यू आर गुड एट फिनिशिंग योर टास्क और यू आर गुड एट गिविंग गुड फिनिश टू योर टास्क. गुड फिनिशिंग टू योर टास्क, देन यू हैव फिनिश. ठीक है? फिनिश, फिनिश ऐसे याद रखो ना. अच्छे से फिनिश करते हो देन यू हैव फिनिश. गॉट इट? यानी स्किल एंड कैलिबर. नेक्स्ट आओ द वर्ड होलोकॉस्ट में. एक तो HOLO रूट वर्ड होता है होल का, WHOLE का. HOLO आया है WHOLE से. और जानते हैं कॉस्ट जब भी देखते हो ना, कॉस्टिक, जब भी कॉस्टिक वर्ड देखते हो लगता है जैसे कि कोई चीज जला दे रहा है, वैसा फीलिंग आती है. कॉस्टिक है ना, जो बीमारी कर दे, बीमार कर दे, जला दे अंदर से, कॉस्टिक वो फीलिंग आती है. इसीलिए होलोकॉस्ट का मतलब लिख दो डिस्ट्रक्शन, किलिंग ऑफ मेनी पीपल, डिस्ट्रक्शन, किलिंग ऑफ मेनी. ठीक है, सीधा मीनिंग लिखना. डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डिस्ट्रॉय से बना है डिस्ट्रक्शन, किलिंग ऑफ मेनी. ठीक है? अगेन 6 को भी मैं किसी हिंदी वर्ड से ही रिलेट करके बताऊंगी आपको, इसलिए रुक जाओ. नेक्स्ट आओ ब्रेव. याद है ब्रेव पढ़ाया आपको, है ना? 3 वर्ड याद रखना. ब्रेव, ब्रेजन, है ना, एंड ब्रेवाडो. ब्रेवाडो क्या है मतलब? बोलो. ब्रेव का मतलब समझ में आया था? ठीक है. ब्रेजन का मतलब याद है क्या था? हाँ, जो अनड्यूली ब्रेव हुआ, गलत तरीके से ब्रेव हुआ. जो मैंने कहा था कि गला काट के ले गया, वो क्या था? ब्रेव थोड़ी थे, वो ब्रेजन एक्ट था, है ना. ब्रेवाडो होता है जो सिर्फ झूठ मूठ का ही ब्रेव बनने की कोशिश करता है. ठीक है? आप लोग कभी अपनी हरकतें देखे हैं? और भी खास कर लड़कियों के सामने. हाँ, बाद में तो माफी मांग लोगे, लेकिन उस समय सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओगे क्योंकि साथ में लड़की है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट करेज, दैट इज फॉल्स करेज. आया समझ में? सो लिख लो फॉल्स करेज. फॉल्स, FALSE, फॉल्स करेज.
ब्रेव, ब्रेजन और ब्रेवेडो को एक साथ रखना, फॉल्स करेज। इसका मतलब होता है कि जो करेज आप शो करते हो सिर्फ झूठ मूठ का। लिख लो। You will remember। जवानी में जो आप नौटंकी करते हो अपना ब्रेवरी दिखाने के चक्कर में, that you remember, है ना। So he remembers his youthful bravado। ठीक है। ठीक है, आ जाओ थर्ड और सिक्स्थ में। बेसिकली देखो क्या है, रेल सब जानते हैं, रेलवे का जो रेल होता है सब जानते हैं, है ना। मैं ऐसे कहती हूँ कि ठीक है रेल का तो रेलवे जानते हो, लेकिन हिंदी में एक वर्ड आता है ना रेल बनाना, व्हाट इज दैट? क्या करते हो? खासकर आप लोग एक दूसरे का बनाते रहते हो, क्या करते हो? उसकी ऐसी तैसी करते हो, वही हुआ ना। सेम मीनिंग रेल का इंग्लिश में भी है, वर्ब के सेंस में, नाउन के सेंस में सबको पता है रेल का रेलवे जानते हो, है ना। वर्ब के सेंस में लिखो टू स्कोल्ड वेरी बैडली, है ना, ऐसी तैसी करना, टू यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। ठीक है, लिखो टू स्कोल्ड वेरी बैडली, टू स्कोल्ड वेरी बैडली। ठीक है, और आपको एक और बताया था, होड ऑफ पीपल, होड मनी, याद है ना, HOARD and HORDE, ऐसे याद रखो ना। इफ यू हैव कैश यू ट्राई टू फाइंड अ कैश, CACHE। क्यों? आपको हाइडिंग प्लेस चाहिए ना जहां पे पैसे छुपा सको। भगवान करे इतना कमाओ कि छुपाना पड़े, नहीं लिखो। लेकिन हाँ, जो नौकरी करने जा रहे हो उसमें इतना नहीं कमा सकते हो, ध्यान रखो। ठीक है, उसमें छुपाने लायक पैसे बन गए तो बहुत गलत बात होगी, दैट यू शुड नॉट डू, क्योंकि दैट इज रॉन्ग। लिखो, यू हाइड योर कैश, CASH, यू हाइड योर कैश इन CACHE, in a CACHE। मैंने कैश को कैश से रिलेट करके आपको बताया है, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है ना कि वेपन्स के भी हाइडिंग प्लेस मिल जाते हैं पुलिस को, तो ऐसे कह सकते हैं द पुलिस अनअर्थ, अर्थ का मतलब EARTH का मतलब है ना, समझते हो अर्थ ना, है ना, पृथ्वी। अनअर्थ का मतलब निकालना, खोद के, तो कहीं से खोज के निकाला, क्या खोद के या खोज के निकाला? अ वेपन, कैश। तो वेपन अगर लगा दिया मैंने आगे और उसके बाद CACHE लगा दिया, इसका मतलब हाइडिंग प्लेस ऑफ किसका? वेपन। फिर यहाँ पे वेपन क्या का काम कर रहा है बताओ तो? कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हो गया ये? नाउन। नाउन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, क्या बताया था? नाउन के पहले क्या आता है? यस, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है वेपन, छुपाने वाली जगह, हाइडिंग प्लेस। गॉट इट? बोलो, समझ में आया? जुबिलेशन का आ जाओ, ऐसे याद रखो, दो तरीके से याद रख सकते हैं, सेलिब्रेशन, जुबिलेशन। नहीं, सेलिब्रेशन का सिनोनिम जुबिलेशन, ऐसे याद रखो ना। कुछ कुछ सिनोनिम आपको सुनने में एक जैसा लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दो तीन और बता दूं, एकॉर्ड और कनकॉर्ड सुनने में जैसा लगता है ना, तो क्या है ये? सिनोनिम है। बताया भाई आपको? हाँ, समझ में आया? एकॉर्ड और कनकॉर्ड का मतलब क्या है? एग्रीमेंट है। सुनने में जैसा लगा, उसका एंटोनिम भी यही है, ऐसे ही है, क्या? डिस्कॉर्ड, है ना। आडल, फॉडल, बी मडल, सॉरी, आडल, बी फॉडल एंड मडल, ये कंफ्यूज्ड, यस, ठीक है। उसके बाद परटर्ब, डिस्टर्ब, सुनने में जैसा लगता है, देखो, ठीक है। कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट, सुनने में जैसा लगता है, एंटोनिम है। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम डिफिडेंट,
हाँ, एक तो DENT वाला तो कॉन्फिडेंट जानते हो, DANT वाला राजदार होता है जिसमें आप कन्फाइड करते हो। कन्फाइड भी रूट वर्ड से बना है, FID से, इसके बाद में बताऊंगी उसको मैं। ठीक है, जुबिलेशन का दो तरीके से याद कर सकते हैं कि सेलिब्रेशन का सिनोनिम जुबिलेशन है, और जुबली जब होते हैं यानी गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली होता है तो जुबिलेशन करते हो, है ना। बस ये जान लो कि जुबली में हम जुबिलेशन करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, जश्न मनाएंगे ना, मातम थोड़ी मनाएंगे, तो वही हुआ सेलिब्रेशन। क्लियर हुआ। एंड PEDDLE, आपको पता है ना आपके साइकिल में पेडल होते हैं, PE, साइकिल में जो होता है DAL। सो व्हेन ए पर्सन पेडल्स एंड पेडल, ही से पेडलर मतलब फेरी लगाने वाला, तो पेडल क्या हुआ, PEDDLE लिखो, घूम घूम के सामान बेचना, फेरी लगाना, है ना, घूम घूम के सामान बेचना। जैसे मैं कह सकती हूं ही लो एंड, बस देखिए, जब आप साइकिल में ही पेडल्स एंड PEDDLES कर दिया तो ही के साथ लगा रहे थे, इसीलिए। यानी हिंदी से भी रिलेट कर सकते हैं, पैदल घूम के कहाँ सामान बेच रहे तो क्या करेंगे, पैदल पेडल कर रहे हैं। अगर हिंदी से भी रिलेट करोगे तो पैदल वो पेडल कर रहा है, और इंग्लिश से रिलेट करोगे तो पेडल करके वो पेडल कर रहा है, यानी घूम घूम के जब सामान बेचते हैं तो। ठीक है, इसीलिए जो घूम के रेहड़ी वाले जैसे जो घूम घूम के सामान बेचते हैं उसको पेडलर कहते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, एल्बिट बचा हुआ है। एल्बिट का फुल फॉर्म लिखो तो पहले पूरा फॉर्म, ऑल्दो बी इट, ऑल्दो बी इट, इवन दो, जैसे होता है ना, हालांकि, यद्यपि। ऑल्दो बी इट का बना है ये, ऑल्दो का एल लिया, बी इट चाहे हो, यद्यपि ऐसा है, फिर भी ऐसा है, तो एल्बिट कर देते हैं। ठीक है ना, यद्यपि।